हेलो बच्चों, माई सेल्फ मोह अग्रवाल। बच्चों, इस सेशन में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जाऊंगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पर। इससे जस्ट पिछले सेशन में मैंने आपका कंप्लीट किया था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, और उसी में एक स्पेशल पॉइंट था स्पेशल जीरो ऑर्डर की केसेस। क्लियर है? वो सारे ग्राफ, सारे इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बेसिस पे इक्वेशंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसी बेसिस पे हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि मैंने वहाँ पे आपको तीन चीज़ें दिखाई थी। पहले रेट का डिपेंडेंसी दिखाई, उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला, उसके बाद हाफ लाइफ निकाली, उसके बाद पूरा लाइफ टाइम का वो पूरी कंप्लीट लाइफ टाइम निकाली उसकी। क्लियर है? सेम चार कंसेप्ट आपको फर्स्ट ऑर्डर में भी मैं उसी ऑर्डर में सिखाने जा रहा हूँ। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे से। केमिकल काइनेटिक्स पे से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे से बनते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे से आप क्वेश्चन भी लगाओगे तो आपको ज्यादातर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के क्वेश्चन ही मिलेंगे। आप लगाना क्वेश्चन तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे से ही दिखेंगे। सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर पे से कम ही क्वेश्चन आते हैं। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे से आते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऐसे नहीं वाला, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है ना? चलिए मैं शुरू कर रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब असल में इसमें है क्या, वो चीजें देखते हैं। व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? क्लियर है? जैसे कि मैंने आपको जीरो ऑर्डर में बोला था कि रेट इक्वल्स टू के होती है या फिर ए नॉट ए की पावर जीरो, ये बताया था। इन शॉर्ट इसका क्या मतलब था कि रेट ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, किसमें? जीरो ऑर्डर में। बट अब यहाँ पे क्या केस है वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पहले पढ़ा देता हूं, ध्यान से सुनिए। रिएक्शन हुज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन की वो रेट जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसी रिएक्शन जिनकी रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डायरेक्ट डिपेंड करती हैं वो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मैंने सिमिलर वैसी रिएक्शन ली है, ए फॉर्म्स प्रोडक्ट, तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी? के ए की पावर 1। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और इसी बेसिस पे हमने ग्राफ बनाया, तो रेट और ए के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। वो कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। क्लियर है? विद अ पॉजिटिव स्लोप। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होगी। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट का रिलेशन हो गया कंसंट्रेशन के साथ। कैसी? जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? अब ये तो बात हो गई कंसंट्रेशन की। अब मैं आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ दिखाता हूं, जिसमें हम क्या करते हैं, इस कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखते हैं टाइम के साथ, कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में टाइम के साथ कंसंट्रेशन किस तरीके से चेंज होती है। तो अब मैं बात कर रहा हूं इंटीग्रेटेड रेट लॉ की। तो सेम चीज, सारी सब कुछ सेम कॉपी होना है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखना बच्चों, ए कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो रेट है वो क्या? के ए के डायरेक्टली, वही ये लिखी थी अभी रेट मैंने। अब इस रिएक्शन के टर्म्स में आप रेट लगोगे तो माइनस डी अपॉन डी टी। तो आपके पास एक ये इक्वेशन आ गई और दूसरी ये इक्वेशन आ गई। क्लियर है? तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। अब इन दोनों को इक्वल रख दे, इसको और इसको। तो माइनस डी अपॉन डी टी बराबर के ए की पावर 1, ए की पावर 1। कोई दिक्कत? हाँ या ना? तो अब मैं डी टी को इधर ले जाऊं तो इस ए को मैं इधर ले आऊंगा, तो ये और माइनस को भी इधर ले जा रहा हूँ। तो माइनस गया इधर, माइनस के डी टी हर जगह जैसे जीरो ऑर्डर में किया था, बस यहाँ पे डी अपॉन ए आ गया। क्या आ गया बच्चों? डी अपॉन ए। क्लियर है? तो आपके पास अभी ये इक्वेशन आ गई। अब आपको सॉल्व करना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनाने के लिए। तो अब इनकी लिमिट पता होनी चाहिए। तो लिमिट के लिए ये रहा, जब इनिशियली हम रिएक्शन शुरू नहीं करे थे तब ए की कंसंट्रेशन क्या थी? ए नॉट के बराबर, जो इनिशियल है पूरा था। ए कोई रिएक्ट हुआ ही नहीं है, प्रोडक्ट बना ही नहीं, तो पूरा का पूरा जितना पहले लेके चले उतना ही था। तो एट टाइम टी ए की कंसंट्रेशन पूरी भरपूर इनिशियल। जब टी सेकंड पास हो गए, कितने सेकंड पास हो गए? टी सेकंड। तो अब ए की बची हुई कंसंट्रेशन को मैं मेंशन कर रहा हूं ए से। क्या? ए की बची हुई कंसंट्रेशन कितनी है? ए। तो ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन ना कि खत्म हुई, ये बची हुई कंसंट्रेशन है आफ्टर टाइम टी सेकंड्स। तो अब ये आपको टाइम की लिमिट पता लग गई, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। आपको ए की लिमिट पता लग गई, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। कोई दिक्कत?
अब इस लिमिट को काय में पुट करेंगे, जब हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब ये डी अपॉन ए और माइनस के डी टी का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, जिसमें ये वाली लिमिट्स हमें पुट करनी पड़ेगी। तो इसी के हिसाब से तो निकालोगे। तो जैसे कि ए फॉर्म्स क्या, प्रोडक्ट, ठीक है ना, टाइम कितना 0, ए की कंसंट्रेशन ए नॉट, टाइम कितना टी सेकेंड, तो ए की कंसंट्रेशन कितनी ए, ये चीज़ है। तो यही तो लिमिट है, तो यही तो हम इस इक्वेशन के इंटीग्रेट करके निकालेंगे। चल रहा हूँ मैं। तो अब मैं डी अपॉन ए और माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन दिखा रहा हूँ आपको बच्चे। तो डी अपॉन ए का इंटीग्रेशन विद देयर लिमिट्स, और माइनस के मैंने अभी बाहर नहीं लिया, बाद में ले लूँगा, माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट। बच्चों ये जो इंटीग्रेशन का वाला फॉर्मूला है मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ये जो इंटीग्रेशन होता है, वन अपॉन ए डी ए, इसका जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो होता है log a बेस ई, ये होता है इंटीग्रेशन वन अपॉन ए का, या ये कह लो वन अपॉन एक्स डी एक्स लॉग एक्स बेस ई। तो ये होता है वन अपॉन ए डी ए, मेरे ख्याल से वही लिख रहा है, वन अपॉन ए डी ए का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो log a बेस ई इंटीग्रेशन आ गया। इसकी दोनों की लिमिट लग दी, ये लोअर लिमिट, ये इसकी अपर लिमिट, जो अभी मैंने दिखाई दी, ये जब इनिशियली 0 टाइम पे और ये फाइनल टाइम पे। इसी तरीके से dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होगा t, तो इसकी ये लोअर लिमिट और ये इसकी अपर लिमिट, कोई दिक्कत, ये a की लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये t की लोअर लिमिट और अपर लिमिट। क्लियर है। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। इसकी मैंने दोनों लिमिट पुट करी, पहले अपर फिर लोअर। तो अपर पुट करी log a बेस ई, माइनस लग जाता है जब हम लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो log a नॉट बेस ई, इधर t रखोगे फिर माइनस 0, तो बचा हुआ t आएगा। तो ये जो इक्वेशन बन गई क्या बनती है, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, log a बेस ई माइनस log a नॉट बेस ई बराबर माइनस के टी, ये बन के आएगी इक्वेशन। क्लियर है, हाँ या ना। तो ये इक्वेशन ये बन के आ गई। अब बेस ई को हटा रहा हूँ मैं, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 2.303, या ये कह लो बेस ई से बेस 10 बनाते हैं तो 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही क्या 2.303 log बेस 10 a। अब ये माइनस का था, मैं उसके के के पास ले गया, उस के के पास ले जाऊंगा log a को, ये log a नॉट बेस ई को मैं उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो log a नॉट बेस ई माइनस के टी, बेस ई को भी मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो 2.303 log a नॉट बेस 10 माइनस के टी। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अभी मैं इसको और सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड मारूंगा, ये इक्वेशन आ गई, पूरी इक्वेशन को 2.303 इधर डिवाइड मारूंगा तो ये गया, इसमें डिवाइड मारूंगा तो ये गया, इसमें भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वेशन का ही पार्ट है। तो ये, तो जब मैंने डिवाइड किया 2.303 का, तो मेरी फाइनल ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो कि एक स्ट्रेट लाइन को रिजेंबल करती है। जैसे कि मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, log a बेस 10 बराबर, क्लियर है, माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस log a नॉट बेस 10। क्लियर है। इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं, y बराबर mx प्लस सी। तो ये तो हो गया इसका इंटरसेप्ट, ये हो गया इसका x एक्सिस वाला वेरिएबल, ये हो गया इसका y वेरिएबल, और ये मेरे ख्याल से आपको पता लग गई होगी स्लोप कैसी है, नेगेटिव स्लोप। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसको मैंने एक स्ट्रेट लाइन के साथ क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अभी इसका ग्राफ भी दिखाता हूँ, y बराबर mx प्लस सी। बहुत बच्चे तो समझ भी गए होंगे कि ग्राफ कैसा बनेगा विद नेगेटिव स्लोप। स्लोप क्या बताएगी इसके, m को x एक्सिस ये रही, y एक्सिस ये रही, और वो जो y एक्सिस पे पॉइंट कट करेगा तो वो जो मैक्सिमम लिमिट बताएगा वो बताएगा इंटरसेप्ट, log a नॉट बेस 10। तो अब इसमें सारे टर्मिनल्स में नीचे दिख रखे हैं, जो भी टर्म मेंशन्ड है उन सबके नाम में देखें। चलिए,
तो अब ये इक्वेशन बन के आ गई। इस इक्वेशन में कौन क्या रिजेंबल कर रहा है, ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बची हुई कंसंट्रेशन कब, एट आफ्टर टाइम टी या एट एनी टाइम टी, के क्या है, रेट कांस्टेंट, टी क्या है, टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम ए नॉट टू ए, सीधी बात है, वही बताया, ए नॉट से ए। तो ये एक आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन है और ये उसके टर्म्स में मेंशन है, याद होनी चाहिए। तो पहली चीज मैंने दिखा दी, दूसरी इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ गई, हाँ या ना। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे। ये रहा इसका ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सेम इक्वेशन है, log a बेस 10 माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log 10 ए नॉट बेस 10 y m x और c, तो वही ग्राफ बनाया है। y एक्सिस पे log a आ गया, x एक्सिस पे टाइम आ गया, ये इंटरसेप्ट कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे, मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ, ये रहा, ये जो पॉइंट है वो इसको रिजेंबल कर रहा है, log a नॉट बेस 10 को, क्लियर है। तो ये मैक्सिमम इनिशियल इंटरसेप्ट है। अब नेगेटिव स्लोप है, ये माइनस नहीं लगाया, माइनस अब लगा, ठीक है ना। तो स्लोप क्या, tan थीटा, वो माइनस के अपॉन 2.303, और थीटा में हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, खत्म बात, इतना आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, खत्म बात, और कुछ है ही नहीं इसमें, बच्चों वाली चीज़ है। m क्या है, स्लोप, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, क्लियर है। y एक्सिस ये रही, c क्या है, इंटरसेप्ट ये रहा, x एक्सिस पे कौन है, t, खत्म बात। दिस इज द ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ या ना। जीरो ऑर्डर का क्या था वो आपको ध्यान होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, खत्म बात। ये चीज़ें आती हैं। चलो क्या वापस आ रहा हूँ मैं, चलिए देखिए, ये तो बात हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, उसका ग्राफ। अब कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन बना दी है मैंने आपके लिए, जनरली पूछी जाती हैं। पहली जनरली वो टाइम या के कैलकुलेट करवाता है, के कैलकुलेट करवाने के लिए मैं इस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन में थोड़े अदला बदली कर रहा हूँ। इस के टी अपॉन 2.303 को इधर लेके आ रहा हूँ और log a बेस 10 को इधर लेके जा रहा हूँ, क्या बचेगा फॉर्मूला, के टी अपॉन 2.303 बराबर, ठीक है ना, log a नॉट बेस 10 माइनस log a बेस 10, क्लियर है। तो इससे आप के टी बराबर 2.303 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, एक सेकंड रुकिएगा, 2.303 log a नॉट बेस 10 माइनस log a बेस 10, क्लियर है। अब चाहे आप k निकाल सकते हैं, चाहे t, अब आपको t निकालना है तो k इधर ले जा, k निकालना है तो t इधर ले जा। तो मैं जनरली t के लिए फॉर्मूला बना देता हूँ, या k के लिए, जिसके लिए भी आपकी मर्जी है उसके लिए बना लो। मैंने यहाँ पे t के लिए फॉर्मूला मेंशन कर रखा है, क्या, 2.303 अपॉन के। अब ये समझ में नहीं आया होगा आपको, ये समझ में नहीं आया होगा, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो मेरे को यहाँ पे t बनाना है तो मैं k को इधर ले जाऊँ, वो तो समझ में आ गया होगा, 2.303 अपॉन के। अब ये कैसे लिख दिया मैंने, असल में आना तो ये चाहिए था बच्चों, फॉर्मूला होता है log के, log a माइनस, मैं पीछे लिख देता हूँ, फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, log a माइनस log b बेस 10 है दोनों, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है log बेस 10 ही रख रहे हैं, a अपॉन बी डिवाइड में मार दो, तो ये log का फॉर्मूला है, log a माइनस log b का, उसको हम log a अपॉन b लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, log a अपॉन बी, a माइनस बी, तो मतलब log a अपॉन बी एक ही बात होती है, तो वही लिखा है log a माइनस log b, तो log लिख दिया, a ऊपर आ गया, b नीचे आ गया, खत्म बात। तो इक्वेशन इसमें कन्वर्ट कर दी। अब यहाँ पे आपको k निकालना होता तो इन दोनों की अदला बदली करनी, ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब a नॉट क्या चीज़ है वो मैं मेंशन कर चुका हूँ, a क्या चीज़ है वो मैं मेंशन कर चुका हूँ, k क्या चीज़ है वो मेंशन कर चुके हैं, और t तो टाइम है ही, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये जनरली इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, घुमाना पड़ता है फॉर्मूले को, तो मैंने हर तरीके से घुमाना सिखा दिया है, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा अदला बदली करी थी, तो वही चीज़ मैंने ड्राइव करके आपको दिखा दी कि ये फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। मेन ये ना, इससे चाहे आप के निकाल सको, जो टी जो भी निकालना है दूसरे को उसके नीचे ले जाइए, खत्म बात। और इसको कैसे लिखना है वो ये बता दिया मैंने, लॉग के फॉर्मूले है, खत्म, मोर देन इनफ। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये के और टी के लिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। कुछ नहीं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ही तो है, उसको मैंने इस तरीके से फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया।
इंटीग्रेटेड, ये रेट लॉ से ही तो निकाला यार, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से ही तो बनाया है, ये टाइम निकालने का फॉर्मूला इंटीग्रेटेड रेट लॉ से ही तो निकाला। अब वहीं पे जीरो ऑर्डर में कैसे दिखाया था, ए नॉट माइनस ए अपॉन के, यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला क्या है 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, भूल गए। अब वही जीरो ऑर्डर का भी लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, यहाँ पे जो जीरो ऑर्डर में पढ़ाया था मैंने, ए नॉट माइनस ए अपॉन के दिखाया था फॉर्मूला, क्लियर है। तो ये जीरो ऑर्डर का है, किसका है, जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर वाले का, किसका है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ना कि फर्स्ट का। फर्स्ट में क्या है, ये रहा फॉर्मूला, रफ कर दे रहा हूँ मैं क्योंकि गलतियाँ नहीं होनी चाहिए कोई भी। कोई कहे ये फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर में कहाँ है, ठीक है ना। ठीक है, तो 2.30 अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपने टी का फॉर्मूला निकाल लिया है, ठीक है ना। चलूँ क्या मैं आगे, एक और देखिएगा। दूसरा कंसेप्ट कौन सा है जो हेल्प करता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो ये रहा, लॉग ए बेसी माइनस लॉग ए नॉट बेसी बराबर माइनस के टी। ये कोई कुछ नहीं किया मैंने, फॉर्मूला सॉल्व किया है जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन बोलता है, क्लियर है। तो मैंने इसको इधर कुछ नहीं किया, इधर क्या था लॉग ए नॉट बेस ही माइनस के टी था, मैं उसको इधर उठा लाया हूँ बस, और कुछ नहीं किया मैंने, जो एक्चुअल इक्वेशन बनाई थी वो ले आया। अब इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, लॉग ए अपॉन ए नॉट बेस ही, ये बराबर माइनस के टी। लॉग का एक फॉर्मूला है, लॉग एक्स बेस ही बराबर वाई है वैल्यू कोई, तो अगर मैं इसको एंटी लॉग लूंगा तो ये हो जाएगा x, और ये जो होगा वो e की पावर में चला जाएगा। अगर यहाँ पे बेस 10 होता तो वो 10 की पावर में चला जाता, यहाँ पे बेस e है तो वो e की पावर में चला जाएगा। इसी तरीके से इसका एंटी लॉग लूंगा मैं, एक सेकेंड बच्चों, लॉग ए अपॉन ए नॉट बेस ई बराबर माइनस के टी, इसका एंटी लॉग लूंगा तो ये तो आ गया ए अपॉन ए नॉट। अब इसको कहाँ ले जाऊंगा, इस ई की पावर में, तो ई की पावर माइनस के टी, तो ये हो गया इस इक्वेशन का एंटी लॉग, ये इस इक्वेशन का एंटी लॉग। अब इस इक्वेशन को मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो ये जो ग्राफ बना है ए और टाइम के बीच में, ए और टाइम के बीच में एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। कैसा ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, जिसमें वाई एक्सिस पे तो ए लिया है और एक्स एक्सिस पे टी लिया है। तो ग्राफ कैसा बना, इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। अब दोनों इक्वेशन रख के देख ले, एक बार t को 0 रख ले, एक बार t को इनफाइनाइट रख ले, एक इनिशियल रख ले, एक फाइनल। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ग्राफ है। एक बार t मैंने 0 रखा, क्या रखा, t मैंने 0। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को और अच्छे से कर दूं तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए जरा, ए नॉट अपॉन ई की पावर के टी, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो अब समझ में आसानी से आएगा। t 0 रखो तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, 1 हो गया। t को 0 रखा, किसी की पावर 0 होते ही तो 1 हो जाता है, तो ये पूरा टर्म 1 हो गया। तो ए की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, ए। तो t टाइम 0 पे तो इनिशियल अमाउंट हो रहा, तो ये मैक्सिमम अमाउंट पॉसिबल, टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन ए की कितनी है, ए नॉट। टाइम को इन्फिनिटी कर दे, इसकी पावर इन्फिनिटी, किसी की पावर इन्फिनिटी हो गई तो ये पूरा टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, नीचे वाला पूरा टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब ये इनफाइनाइट हो गया तो मेरे ख्याल से 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। अगर टाइम इनफाइनाइट ले लिया तो ये नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट आ गया तो 1 अपॉन इनफाइनाइट पूरी इक्वेशन को 0 कर देगा। तो अब कंसंट्रेशन कितनी हो गई, खत्म। तो इन शॉर्ट ये रिएक्शन कभी खत्म नहीं होती, सीधी बात है, इनफाइनाइट टाइम पे जाके ये 0 होगा। तो इन शॉर्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी एंड नहीं होती। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कभी वाई एक्सिस से मीट नहीं करते, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ कभी भी वाई एक्सिस, इस केस में वाई एक्सिस से मीट नहीं करेगा। तो चल मिनिमम वैल्यू पे आ गया, पर अब पैरेलल जाएगा, ये नहीं कि दोनों वाई एक्सिस और ये वाला ग्राफ मीट हो जाए। तो यही तो एक्सप्लेन करती है ये वाली इक्वेशन, क्लियर है। तो अब टाइम इनफाइनाइट होगा तब 0 होगा, अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। तो इन शॉर्ट ये कह दो आप कि ये जो ए की कंसंट्रेशन है कभी 0 नहीं होगी। इन शॉर्ट ये वाली जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कभी एंड ही नहीं होती, कभी एंड ही नहीं होती, खत्म बात। तो ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर्मूला देख लेना, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है देख लो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
चलो आगे बढ़े। ये वाली चीज़ मैं समझा चुका हूँ, वापस से समझाने की ज़रूरत नहीं। ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ की। इंटीग्रेटेड रेट लॉ ध्यान है, फर्स्ट ऑर्डर का भी मैंने इक्वेशन बना के दी है। लॉग क्या, लॉग ए बेस 10 बराबर लॉग ए नॉट बेस 10 माइनस के टी। अभी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन बना के दी है, ये लिखी है यार। लॉग ए बेस 10 बराबर लॉग ए नॉट बेस 10 माइनस के टी अपॉन 2.303। अब 10 लिख दिया तो 2.303 आ जाएगा, 10 नहीं ई लोगे तो के टी आएगा केवल, बस इतना सही तो फर्क है। क्लियर है, हाँ या ना। तो अब इसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम हाफ लाइफ निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हाफ लाइफ का मतलब कि वो रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई हो, या फिर ये कह लो इनिशियल अमाउंट से अब जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वो आधा रह गया है। तो टाइम इन विच रिएक्टेंट डिकेज टू हाफ, आधा खत्म हुआ तो आधा बच भी तो गया, तो रिमेनिंग वाला ही तो रखते हैं फॉर्मूले में। टाइम इन विच रिएक्टेंट डिकेज टू हाफ और 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो t इक्वल टू 0 पे a कितना a नॉट, t इक्वल्स टू t हाफ पे a कितना a नॉट बाई 2। ये कैपिटल D कर लेना बच्चों, यहाँ पे अलग से मेंशन करता हूँ इसीलिए, ठीक है ना। t इक्वल टू 0 पे a कितना a नॉट, t इक्वल्स टू t हाफ पे a कितना a नॉट बाई 2। अब वही t हाफ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, t का फॉर्मूला निकाल दिया, t बराबर 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 a नॉट अपॉन a। अभी निकाला था फॉर्मूला, ड्राइव किया था, याद कर लो। क्लियर है, तो वैल्यू पुट करें, t को मैंने t हाफ रख दिया 2.303 अपॉन के, तो वैसे ही आ गया लॉग बेस्ड ऑन a नॉट अपॉन a नॉट बाई 2, a नॉट अपॉन a नॉट बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं, t हाफ बराबर 2.303 अपॉन के लॉग, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चला गया, a नॉट से a नॉट गया, लॉग बेस 10 2, मतलब लॉग 2 बेस 10। क्लियर है, लॉग 2 बेस 10, कोई दिक्कत। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, लॉग 2 की वैल्यू बच्चों 0.3010 होती है, चिपका दी मैंने। तो t हाफ कितना आ गया 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के, जिसको आगे जाके सॉल्व कर रखा है हमने। तो t हाफ बराबर कितना आएगा 0.693 अपॉन के। तो ये आ गया आपका t हाफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये बताओ जरा, इसमें कहीं इनिशियल कंसंट्रेशन आ रही है? इस वाले फॉर्मूले में एक वैल्यू है के, इसमें कहीं इनिशियल कंसंट्रेशन आ रही है? तो इन शॉर्ट t हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन की इंडिपेंडेंट होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। वहीं पे मैंने आपको जीरो ऑर्डर में पढ़ाया था, फॉर जीरो ऑर्डर टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या था वहां पे, ये जीरो ऑर्डर में था। किस में था, जीरो ऑर्डर सिखाया मैंने, ठीक है। जिसने नहीं सुनी है जीरो ऑर्डर वाली मेरी लेक्चर, वो जाकर प्लीज सुन ले। और ये किसका केस है, ये वाला किसका केस है, फर्स्ट ऑर्डर का। तो ये याद रखने, रिलेट करने एक दूसरे से, तभी मजा आएगा पढ़ने में। तो टी हाफ कितना 0.693 अपॉन के, कहीं ए नॉट आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इन शॉर्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। वहीं पे वहां पे क्या था, टी हाफ बराबर ए नॉट बाई 2 के, ए नॉट बाई 2 के, तो वहां पे टी हाफ ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था जीरो ऑर्डर में। पर फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं होता। कोई दिक्कत तो मैं हटा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो टी हाफ हम इसको बेटा ये भी लिख सकते हैं log 2 बेस ई, ये 0.693 log 2 पर बेस ई लगाना, तब ये होगा 0.693, क्योंकि log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010। क्लियर है, इसकी वैल्यू होती है जब बेस 10 होता है। जब बेस ई होगा तो log 2 की वैल्यू ये, क्यों, कुछ नहीं, जब इस बेस 10 को मैं बेस ई करूंगा तो यहाँ पे 2.303 का डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी, कोई दिक्कत। log 2 बेस ई इसीलिए लिख दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि बेस ई को जब हम बेस 10 बनाते हैं तो 2.303 का मल्टीप्लाई होता है। तो 2.303 का मल्टीप्लाई होता है। log ई को जब हम log 10 बनाते हैं, log बेस ई को जब हम log बेस 10 बनाते हैं तो 2.303 का मल्टीप्लाई होता है। खत्म बात, इतना ध्यान रखना आप लोग। तो इसको टी हाफ को हम log 2 बेस ई अपॉन के भी लिख सकते हैं, या ln2 अपॉन के। ये नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग असल में बेस ई वाले को कहते हैं, नेचुरल लॉग हमेशा बेस ई वाले को कहते हैं। कोई दिक्कत, तो ये log 2 बेस ई की वैल्यू है 0.693, हाँ है ना। अब वहीं पे अगर आप log 2 बेस 10 की वैल्यू देखो तो वो 0.010 होती है, खत्म, 0.3010 होती है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये 0.693 इसकी वैल्यू है। अब असल में ये निकाल उससे भी सकते हो आप, इसको क्या रखोगे 2.303 log 2 बेस 10, तो log 2 बेस 10 की वैल्यू वहां चिपकाना, 2.303 मल्टीप्लाई करो, यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। क्योंकि पीछे देख ले,
पीछे दिखाता हूँ क्या किया है, 2.003 इंटू लॉग बेस 10, तो मेरे ख्याल से वही चीज़ है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log 2 बेस ही ln 2 अपॉन k, खत्म बात। तो टी हाफ ए नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो टी हाफ का और ए नॉट का कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए नॉट। वहीं पे जीरो ऑर्डर में कैसा था, स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप, विद अ पॉजिटिव स्लोप। कोई दिक्कत, हाँ या ना? मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हाफ लाइफ, एक नोट और सुनो, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, जो कि मैं बोल चुका हूँ। तो इन शॉर्ट इनिशियल कंसंट्रेशन में हाफ लाइफ किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे की कभी भी डिपेंड नहीं करती। तो इन शॉर्ट जब हमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी होगी तो ये रिलेशन चलता है। जैसे रेडियो एक्टिव रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो सारी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इन शॉर्ट क्या, जैसे अगर मैं चाहे सपोज करो मेरी एक रिएक्शन है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर है, वो सेम ही है। जैसे सपोज करो पहले मैंने रेडियम की अमाउंट लिया 100 किलो, दूसरी कंडीशन में मैंने जब रेडियम का अमाउंट लिया तो 1000 किलो। तो जो पहली कंडीशन में टाइम लग रहा था उसे हाफ होने में, हाफ लाइफ कवर करने में वो 10 मिनट, तो चाहे मैं 100 किलो की जगह 1000 किलो भी कर लूँगा तो वहाँ पे जो भी हाफ लाइफ होगी 1000 से 500 हाफ हो गया, यहाँ पे 100 से 50 हाफ हो गया। अब हाफ लाइफ तो दोनों का उसी हिसाब से देखोगे ना, जब कंसंट्रेशन आदि होगी। तो चाहे आप रेडियम का 100 किलो ले लो, चाहे आप 1000 किलो ले लो, कितना भी अमाउंट कर लो इनिशियल, कोई फर्क नहीं पड़ता हाफ लाइफ में। जब हम रेडियम 100 किलो लेके चले थे तब भी 10 मिनट हाफ लाइफ थी, जब हम रेडियम 1000 किलो लेके चले तब भी उसकी हाफ लाइफ 10 मिनट ही होगी। हाफ लाइफ में चेंज नहीं आता इनिशियल कंसंट्रेशन पे। शर्त क्या है, वो रिएक्शन कैसी हो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कैसी ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कोई दिक्कत? तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, नहीं करता और नहीं करता। तो इसीलिए एक इक्वेशन बना दी, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, हाफ लाइफ के बाद ए नॉट बाई 2 हो जाएगा, एक और हाफ लाइफ के बाद ए नॉट बाई 4 हो जाएगा तो 1/2 का स्क्वायर, एक और हाफ लाइफ के बाद ए नॉट बाई 8 होता तो 1/2 का क्यूब, फिर इसी तरीके से एंड सो ऑन। तो हमने एक जनरल फॉर्मूला बता दिया। तो असल में ये क्या है, ए है, क्या है ये, ए मेंशन कर रहा है। ये क्या चीज़ है, ए, क्योंकि बचा हुआ अमाउंट है बच्चों, क्योंकि आधा तो खत्म हो गया तो बचा कितना, इतना। अब इसका भी आधा खत्म हो गया, बचा कितना, इतना। तो ये ए है, तो इसी के लिए जनरल फॉर्मूला बना दिया। ए कितना होगा, ए नॉट 1/2 की पावर एन, जितनी हाफ लाइफ निकल गई। तो ये रिमेनिंग अमाउंट है। क्या ए क्या है, रिमेनिंग अमाउंट। ए नॉट क्या है, इनिशियल अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट का फॉर्मूला हमने बना दिया, इनिशियल इंटू 1/2 की पावर एन। एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पास्ट, ये लिखा नीचे। ये एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पास्ट, कितनी हाफ लाइफ निकल चुकी है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इनिशियली मैं लेके चला हूँ 100, 10 मिनट की हाफ लाइफ, 10 मिनट गुजर गए, ये कितना हो गया 50, और 10 मिनट गुजर गए, कितना हो गया 25, और 10 मिनट गुजर गए, कितना हो गया, करो, और 10 मिनट गुजर गए, कितना हो गया, और 10 मिनट गुजर गए, कितना हो गया, और 10 मिनट गुजर गए, कितना हो गया, और कम। पर ये सिलसिला फर्स्ट ऑर्डर का कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि ये रिएक्शन कभी एंड नहीं होती। क्योंकि अभी आपको एक इक्वेशन दिखाई थी जिसमें टी इन्फिनिटी ले लिया था तब ए की कंसंट्रेशन 0 हुई थी, टी इन्फिनिटी ले लिया था तब ए की कंसंट्रेशन 0 हुई थी। तो ये सिलसिला आगे चलता ही चला जाएगा, जब तक कि टाइम इनफाइनाइट ना हो जाए तब तक ए की कंसंट्रेशन 0 नहीं होगी, तब तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। बट ये ज़रूर है कि इनिशियल कंसंट्रेशन चाहे आप 100 ले लो चाहे 1000 ले लो, इसकी जो हाफ लाइफ है 100 के केस में भी 10 मिनट थी, चाहे आप इसको 1000 लेके चलो तब भी इसकी हाफ लाइफ 10 मिनट ही रहेगी, जैसा कि जीरो ऑर्डर में नहीं देखा गया था। और कभी कभी टोटल टाइम पूछे तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ तुम्हें पता ही है, क्योंकि जैसे सपोज करो मैंने बोला कि रेडियम का मैंने डिके करवाया, इनिशियल अमाउंट मेरे पास 100 था, फाइनल अमाउंट 12.25 है, तो मेरे को टोटल टाइम बताओ, और उसकी मैंने हाफ लाइफ बता दी। तो 100 से 12.5 होने में कितनी हाफ लाइफ में पास कर दूंगा, तो उसके बेसिस पे आंसर निकल जाएगा। तो 100 से पहले 50 होगा, 50 से 25 होगा, 25 से 12.5। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 1, 2 एंड 3। तो 3 हाफ लाइफ पास होने के बाद तब ये अमाउंट इतना डिके हो चुका होगा। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 और एक हाफ लाइफ का टाइम 10 मिनट, तो 3 इंटू 10 30 मिनट लगेंगे मान लो, कोई दिक्कत। तो ये टोटल टाइम पता लग जाएगा इस रिएक्शन का। बट यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते जैसा कि आप जीरो ऑर्डर में निकालते। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो हाफ लाइफ है वो लाइफ टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। क्यों? वहाँ पे मैंने रिलेशन दिखाया था आपको हाफ लाइफ और लाइफ टाइम में, क्योंकि ये रिएक्शन खत्म ही नहीं होती भाई, तो एक यूनिटरी मेथड वाला कंसेप्ट आप यहाँ लगा ही नहीं सकते।
जीरो ऑर्डर का एक लिमिट था, लाइफ टाइम स्पैन था, पर यहाँ पे तो इनके पास कोई लाइफ टाइम नहीं है, कंप्लीट लाइफ टाइम नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन कभी खत्म होती नहीं, कभी इनका कोई एंड आता नहीं। एंड कब आएगा? जब टाइम इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। खत्म बात। तो दिस वाज द केस ऑफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। खत्म बात। तो टोटल टाइम भी निकल जाएगा आराम से। अब बात करते हैं एक बार लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, जो कि मैं बता चुका हूँ इन्फिनिटी। तो फिर भी सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको फॉर्मूले से। टाइम इन विच रिएक्टेंट डिकेज कम्प्लीटली और 100% कंप्लीट कभी नहीं होती। जैसे कि टाइम t इक्वल टू 0 पे ए नॉट था, टाइम t इक्वल टू लाइफ टाइम पे a इक्वल टू 0 मान लेते हैं, सॉल्व करें तो t की जगह में लाइफ टाइम रख दूंगा 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 a नॉट अपॉन ए नॉट की वैल्यू चिपका दे, a की वैल्यू 0 चिपका दे। अब इसको सॉल्व करेगा, किसी को चीज़ को 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा कि नहीं आएगा? किसी टर्म को 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा इनफाइनाइट। क्लियर है? किसी टर्म को 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट, तो लॉग इनफाइनाइट का भी अगर आप लॉग लोगे तो वो भी एक इनफाइनाइट वैल्यू होगी। किसी इनफाइनाइट टर्म का आप लॉग लेंगे तो वो भी एक इनफाइनाइट वैल्यू होगी। खत्म बात। तो पूरा लाइफ टाइम क्या होगा अब इनका? बर्बाद, मतलब इनफाइनाइट। तो इन शॉर्ट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाली रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स टू 100%। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो फॉलो करते हैं उनका कभी भी कोई एंड नहीं होता, वो जिंदगी भर चलते रहते हैं, कभी खत्म नहीं होती वो रिएक्शंस। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का लाइफ टाइम है। बट जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं था, वहां पे कितनी थी उसकी लाइफ टाइम? ए नॉट बाई के। क्लियर है? और हाफ लाइफ कितनी थी? ए नॉट बाई 2 के। पर यहाँ पे हाफ लाइफ तो पता लग गई आपको कितनी? 0.693 बाई के। बट लाइफ टाइम उसका इनफाइनाइट होता है। इन शॉर्ट ये रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होती। खत्म बात। क्लियर है? चलूँ मैं आगे, मेरे ख्याल से वाली चीज़ें क्लियर होगी। अब मैं आपको सारे ग्राफ एक बार फिर भी दिखा दे रहा हूँ, बता तो दिए ही है मैंने, सारे ग्राफ एक साथ देखें। रेट और ए का ग्राफ, तो r बराबर के ए की पावर 1, तो रेट ये रहा, ए ये रहा, स्लोप ये रहा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? के को रिप्रेजेंट करेगा। तो रेट और ए का ग्राफ ये आ गया। क्लियर है? दूसरा, रेट और टाइम के बीच का ग्राफ, r बराबर के ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। आप ए निकाल चुके हो फॉर्मूले से, ए का फॉर्मूला भी मैंने ड्राइव करके दिखाया था आपको। ए बराबर क्या था? ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये था कि नहीं था? तो मैंने ए की जगह भी ये चिपका दिया। मुझे टाइम के साथ निकालना है रेट का, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे टाइम के साथ आपको ग्राफ दिखाया ही नहीं था, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन पहले समझानी थी, तभी आप ग्राफ बना पाओगे टाइम के साथ। तो ए की जगह क्या लिख देंगे अब? ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो ई की पावर में है और आर ये रहा, तो एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगा। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू खत्म होते होते कभी एंड होगी नहीं, तो ये पैरेलल टू टाइम। तो कब? टाइम 0 पे, टाइम 0 पे, हाँ या ना? तो ये मैक्सिमम रेट आ गई इसकी, टाइम 0 पे ये इसकी मैक्सिमम रेट आ जाएगी। क्लियर है? हाँ या ना? तो इस कंडीशन पे के ए नॉट मेंशन करेगा जब टाइम 0 रखोगे आप, क्योंकि नीचे आ जाओ ना यार। ठीक है ना? क्लियर है? तो जब टाइम 0 है तो रेट इतनी है, जब टाइम आगे बढ़ता जाएगा, जब टाइम इनफाइनाइट करोगे तब रेट खत्म होगी इसकी। क्लियर है? 0 रेट कभी हो ही नहीं पाती इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो क्या मैं आगे? चलिए एक और ग्राफ देखो, ये रेट लॉ इक्वेशन वाला, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर का, लॉग ए बेस 10, ये टाइम, ये स्लोप क्या बताएगा? माइनस के अपॉन 2.303 को। अगर यही बेस ई होता तो माइनस के को रिप्रेजेंट कर रहा होता। अगर यही बेस ई होता, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, दोनों कंडीशन दिखा दी, बेस 10, और हाँ ये सी इंटरसेप्ट जिसकी वैल्यू लॉग ए नॉट बेस 10 होती है। अगर यही बेस ई होता तो ये स्लोप माइनस के होता। खत्म बात। tan थीटा ये रहा, tan थीटा वो रहा। तो ये लॉग ए बेस 10 के हिसाब से है, और ये लॉग बेस ई के हिसाब से। और इसकी इक्वेशन जो थी वो मैं लिख दे रहा हूँ, बेस ई वाली लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना? बेस 10 अपने आप कन्वर्ट कर लेना। ये थी इक्वेशन। ठीक है ना? अब y ये रहा, mx ये रहा, c ये रहा। खत्म बात। ये मेंशन कर दूँ तो ये ले y, ये c और ये m, ये t को x बोलते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये इक्वेशन बन के आ गई विद द ग्राफ। चले आगे। चलिए एक और देखो, ए नॉट और टाइम, ये ग्राफ मैं पहले दिखा चुका, घटेगा। t इक्वल टू 0 पे a की वैल्यू ए नॉट थी, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे ए नॉट की वैल्यू 0 हो जाती है। अब इनफाइनाइट आएगा नहीं तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सेस चलता जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटती घटती करती, पर 0 कभी नहीं होगी, 0 कभी नहीं होगी, 0 कभी नहीं होगी। क्लियर है?
एक और टी हाफ का ग्राफ, टी हाफ का ग्राफ देखना बच्चों, टी हाफ का ग्राफ वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के तो पैरेलल चलेगा, और यहाँ पे अगर इसकी कंसंट्रेशन पूछी जाए तो ई नॉट के बराबर, इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, कितनी भी बढ़ा ले टी हाफ उतना ही रहेगा, चाहे तू 0 खत्म 10 ग्राम लेके चलो, चाहे तुम 10,000 ग्राम लेके चलो, टी हाफ पे कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि टी हाफ की वैल्यू 0.693/K रहेगी, थी और है। चले आगे, एक ग्राफ और आता है, जैसे कि मैंने आपको जीरो ऑर्डर में भी दिखाया था, अगर बाई चांस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट दे दिया गया, क्या A कन्वर्ट्स इनटू क्या, A कन्वर्ट्स इनटू B, ये रहा, चलो नीचे लिखी रहा है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अगर बाई चांस आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में प्रोडक्ट ना बोल के B बता दिया, अब वो यही रेट लॉ इक्वेशन बनाए इन टर्म्स ऑफ B, इन टर्म्स ऑफ B, या इक्वेशन पूछे आपको B का एक ग्राफ बना के देना है, तो A रहा B ये रहा, ठीक है ना। इनिशियली A नॉट ये कितना 0, आफ्टर टाइम t सेकेंड्स A नॉट माइनस एक्स, और ये कितना x, कोई दिक्कत। तो अब आपको जो ग्राफ बनाना है वो B प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बनाना है, पर अभी आपने ग्राफ A नॉट किसकी पावर कहाँ गया, ये रहा A नॉट, A बराबर A नॉट e की पावर माइनस टी, ये KT, ये तो कंसर्न रिएक्टेंट के टर्म्स में, अब आपको किसके टर्म्स में पूछ रहा है, वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के टर्म्स में। चेंजेस करते हैं तो आपको रिएक्टेंट का तो पता है ना, ये लिखो इक्वेशन A बराबर A नॉट e की पावर माइनस KT, अभी निकाल के दिखाया था आपको ड्राइव करके, A की जगह अब चिपका दे रहा, A नॉट माइनस एक्स चिपका दिया, बराबर A नॉट e की पावर माइनस KT। अब मैं अगर x सॉल्व कर दूं तो B की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आंसर दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं। x को इधर रखा मैंने, क्लियर है, इस टर्म को मैं उधर उठा के ले, या ये कह ले x इधर ले गया, इस टर्म को मैं उठा के इधर ले आया, तो असल में ये पहले बनता क्या है, डायरेक्ट इसको बचाने से पहले मैं वो बता दूं, x बराबर क्या है, ध्यान से देखना, A नॉट माइनस A नॉट e की पावर माइनस KT, ये था। अब इसमें से मैंने कॉमन ले लिया A नॉट, क्या कॉमन ले लिया A नॉट, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, अब क्या आ गई होगी, A नॉट x बराबर A नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस KT, ये समझ में आ गई होगी, क्लियर है। तो अब कंडीशन बनाते हैं ग्राफ के लिए, ये आपकी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के टर्म्स में इक्वेशन आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के टर्म में इक्वेशन आ गई आपके पास, क्लियर है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के टर्म्स में आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, आपको t को रखना है, एक बार 0 एक बार इनफाइनाइट, क्योंकि आपको पता है रिएक्शन कभी कंप्लीट होती नहीं, तो एक t इक्वल टू 0 और एक t इक्वल टू इनफाइनाइट, 0 रख, e की पावर माइनस 0 1 हो गया, किसी की पावर 0 हो जाए, जो भी 1 हो जाए, तो 1 में से 1 गया 0, तो खत्म। a इनिशियली कितना है x 0 दिख गया होगा, इनिशियली b कितना है 0, खत्म बात। ये कितना हो गया भाई, 0 आ गया कि नहीं आ गया, सॉल्व करोगे 0 का कहीं मल्टीप्लाई तो 0 ही होगा, प्लस माइनस थोड़ी हो रहा है, क्लियर है। अब t इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रख, ये किसी की पावर इनफाइनाइट, इसको मैं 1 अपॉन में ले जा रहा हूँ, तो 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो गया, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है 0, तो a x बराबर a नॉट 1 माइनस 0, ये देख, तो x बराबर कितना आ गया a नॉट, खत्म बात। तो इन शॉर्ट b कभी भी कंप्लीट बन ही नहीं सकता, कब बनेगा, अगर कंप्लीट होगा भी वो तो इनफाइनाइट टाइम पे होगा कंप्लीट, कब होगा कंप्लीट, इनफाइनाइट टाइम पे होगा कंप्लीट, कोई दिक्कत। तो टाइम कितना करना पड़ेगा आपको, इनफाइनाइट, तब जाके बी की रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो इस बेसिस पे हमने जब ग्राफ बनाया तो इस टाइप का ग्राफ मिलता हमें, एक वैल्यू कांस्टेंट हो गई। असल में ये टच भी नहीं करती ए नॉट को, ए नॉट का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ए नॉट का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, एक्चुअल इसका जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा ऐसे बनेगा, थोड़ा सा ही नीचे रह जाती है, पैरेलल चलती है, टच नहीं करेगी इस लाइन को, इस लाइन को वो टच नहीं कर पाएगी, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम लगेगा इस लाइन को टच करने में। तो ये b जब ये x की वैल्यू a नॉट के बराबर कब होगी, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये पूरा बन जाएगा, तो ये पूरा कभी खत्म नहीं होगा, तो ये पूरा कभी बनेगा नहीं, जो कि मैं बता चुका हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती, उसका 100% कंप्लीशन कभी भी नहीं होता। तो इस टाइप का आपको ग्राफ मिलेगा। तो ये x की जगह मैं b की लिख दूँ, b बराबर a नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस KT, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ऐसे मैंने एक जीरो ऑर्डर में आपको ग्राफ दिखाया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये रहा ग्राफ। दैट्स ऑल, मेजर जो आपके ग्राफ थे वो सारे मैंने बता दिए ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट, हाफ लाइफ, ये सारी चीजें आपकी डिस्कस हो चुकी हैं। चलो भाई क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, आगे बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं उसी तरीके के मैंने लिख रखे हैं बच्चों, ध्यान से देखें, है ना। थोड़ा सा मैं इसे मिनिमाइज कर दूं, मेरे को लग रहा है विजिबल होगा, तभी समझ में आएगा, इकट्ठा पूरा दिखा देता हूँ। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। पहला, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या बोल रहा है,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, कहां से कहां तक वो बता दिया, 800 मोल पर लीटर है डेसीमीटर क्यूब बच्चों, उसी को कहते हैं 250 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और उसको टाइम लग रहा है 2 × 10⁴ सेकेंड्स। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट घट रहे हैं, कहां से, इनिशियल कंसंट्रेशन 800 है, फाइनल कंसंट्रेशन बची हुई उसकी 50 रह गई, क्लियर है, और कितना टाइम लग रहा है वो भी मेंशन कर दिया है। अब आपसे पूछ रहा है के की वैल्यू निकालो, फॉर्मूला सीधा पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ये मैंने के टी का फॉर्मूला लिखा था, के को इधर ले ले, टी को इधर ले ले, तो फॉर्मूला सीधा चिपकाओ, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, ए नॉट अपॉन ए। अगर ये बेस ई होता तो ये 1 हो जाता, 2.303 नहीं होता, तो बेस 10 ए नॉट अपॉन ए चिपकाओ भाई। 2.303 टी की वैल्यू मेरे ख्याल से दिख गई होगी, 2 × 10⁻⁴ लॉग बेस 10 ए नॉट, इनिशियल कितना और फाइनल बचा हुआ 800/50। सॉल्व करना है मात्र, और कुछ नहीं करना। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों 16 टाइम्स जाएगा, तो 16 ये गया। अब लॉग 16 की वैल्यू कैसे निकालें, कुछ नहीं, इनके टर्म्स होते हैं सॉल्व करने के लिए। लॉग 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख दे रहा हूँ बच्चों, और जब भी किसी की पावर आती है तो पावर बाहर ले ली जाती है। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसे ऐसे लिखूंगा 4 log 2 बेस 10, ये गया। इस टर्म को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से log 2 की वैल्यू आप बचपन से पढ़ते हैं ना, 0.3010 चिपका दो, तो 2.303 × 4 × log 2 की वैल्यू अपॉन ये टाइम 2 × 10⁴। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो के का आंसर इतना आएगा। और यूनिट के की मेरे ख्याल से आपको सिखा चुका हूं मैं, के की जनरल यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। पुट द वैल्यू ऑफ n एंड गेट द आंसर। n कितना 1, तो मेरे ख्याल से ये टर्म खत्म, तो k की यूनिट केवल सेकेंड इनवर्स रह जाएगी। देख ले वही रखी है मैंने, k की यूनिट कितनी, सेकेंड इनवर्स। ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूँ। आंसर कितना आ रहा है, 1.38 × 10⁻⁴। अप्रोक्सीमेट आंसर आप लगा सकते हैं, क्लियर है, -4 है, चेक कर लियो आंसर, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आंसर आपको दिख गया होगा, ये रहा, कुछ नहीं करना था, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, क्लियर है। तो एक और क्वेश्चन देखो, इसी टाइप के आते हैं बेसिक से, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन और आया आपके पास, अब देखें जरा। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीटेड इन 5 मिनट्स, तो 20% कंप्लीट हुई है पहले 5 मिनट में। अब हमें फाइंड करना है टाइम जिसको 60% कंप्लीट करने में लगे, मतलब 60% कंप्लीट करने में कितना टाइम। यूनिटरी मेथड होता तो हाल निकल जाता, तो 20% 5 मिनट में है तो 60% कितने मिनट में होगा, पर ये जीरो ऑर्डर तो नहीं है ना, तो इसीलिए यहाँ पे यूनिटरी मेथड आपको नहीं निकाल सकते। तो आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक 20 मिनट के रिस्पेक्ट में और एक 60 मिनट के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। तो उन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप आंसर निकालेंगे। तो पहले मैंने 20% कंप्लीट की कंडीशन बनाई, इनिशियल मान लिया मैंने बच्चे 100, 20% कंप्लीट हुआ तो फाइनल बचा हुआ 80, और इस पूरे काम में टाइम लग रहा है 5 मिनट्स। तो पहले 20% की मैं मदद से क्या निकाल लूंगा, के की वैल्यू निकाल लूंगा बच्चों। पहले इस 20% कंप्लीट के बेसिस पे मैं के की यूनिट के की वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे, फॉर्मूला टी बराबर इतना अपॉन के 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, वैल्यू सारी पुट कर दी, के की वैल्यू आपके यहाँ से इक्वेशन 1 बना दी। भली मैंने के की वैल्यू अगर आप चाहें तो निकाल के यहाँ पे पुट करके तब भी आंसर निकाल लें, पर मैं 2 इक्वेशन बना रहा हूँ। एक पहली इक्वेशन मेरी ये आ गई, मैंने के की वैल्यू नहीं निकाली और मैंने यहाँ पे नहीं पुट करी, मैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करके जल्दी हो जाता सॉल्व, डिवाइड मल्टीप्लाई करके। नहीं तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हो, 20% कंप्लीट से के की वैल्यू निकालना, उस के की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना, ए नॉट ए तो पता ही लग जाएगा, 60% कंप्लीट के हिसाब से टी निकल के आ जाएगा। बट मेरे को आसान जो लगता है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने पहले 20% की इक्वेशन बना ली विद रिस्पेक्ट टू के, अब मैं 60% की कंप्लीट की इक्वेशन बना रहा हूँ। ए नॉट कितना 100, ए कितना बचा हुआ 40, टी मैंने मान लिया क्वेश्चन मार्क, अब मैं टी को टी से ही लिख दूंगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। तो टी बराबर 2.333 अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए। तो के की वैल्यू अभी मुझे इसमें भी नहीं पता, मान लिया मैंने के, तो ए की रिएक्शन है, चाहे वो 20 हो चाहे वो 60, के थोड़ी बदलेगा, के वही आएगा 2.333 अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए। तो वही मैंने पूरी इक्वेशन लिख दी। अब ए नॉट की जगह 100 लिख दिया, ए की जगह 40 लिख दिया। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1, ये आपके पास आ गई इक्वेशन 2। अब एक काम करो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 मारे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। बचेगा क्या, ये 5 ये टी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में log 100 अपॉन 80
log 100/40। तो मेरे ख्याल से अगले पेज पे वही किया होगा मैंने। तो 2 को 1 से डिवाइड किया मैंने, तो इधर क्या बच के आया मेरे पास, एक सेकेंड कलर चेंज कर लें दो, हाँ t/5 जो बताया मैंने, इधर log वो नीचे था ऊपर चला गया, ठीक है ना, सॉरी ऊपर ही है सेकंड इक्वेशन का 100/40 और ये 100/80। इसको सॉल्व करें तो ये कैंसिल आउट कर लेना, 0 से 0 गया, 4 से कितनी बार गया वो चेक कर लेना आप आराम से, ठीक है ना। इसके 0 से 0 गया, 8 से डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने इसमें थोड़ी चालाकी दिखाई, log a/b का कंसेप्ट फॉलो कर दिया। इसको log 10 माइनस log 4, इसको क्या लिख दिया, log 10 माइनस log 8। फॉर्मूला पुट द वैल्यू, log 10 की वैल्यू होती है बच्चों 1, log 4 की वैल्यू 0.6020 और log 8 की वैल्यू 0.9030। सारे log में इक्विलिब्रियम में आपने सीखे होंगे, नहीं सीखे तो इनकी वैल्यूज आप निकालना याद कर लें। log 4 की वैल्यू 0.6020 होती है, log 8 की वैल्यू 0.9030 होती है। अगर ये भी नहीं आता तो वो भी सिखा देता हूँ। अगर मेरे को log 4 नहीं पता पर मुझे log 2 तो पता है, तो मैं log 2 की पावर 2 को मैं 4 बोल सकता हूँ। तो इन शॉर्ट इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 log 2, तो log 2 की वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से log 8 को करना है तो log 2 की पावर 3, तो 3 log 2 की वैल्यू में 3 का मल्टीप्लाई, चिपका दे वैल्यूज। तो t/5 बराबर 1 माइनस 0.6020 अपॉन 1 माइनस 0.9030। अब t बराबर इसको सॉल्व कर ले, इंटू 5 कर दे, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। 20.5 मिनट एक्यूरेट आ रहा है सॉल्व करने पे कैलकुलेटर पे, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट आंसर आप मान के सॉल्व कर सकते हैं। बी ऑप्शन मैंने छाप रखा है वहाँ पे 20 मिनट का। क्लियर है, कुछ नहीं, इक्वेशन बनाई और जो मेरे को निकालना था मैंने उसे ऊपर रखा, जिससे डिवाइड मारना था वो नीचे रख दिया, डायरेक्ट मैंने टी सॉल्व कर लिया। इतना कलेज नहीं करना चाहते तो कुछ नहीं, वहाँ पे आप इक्वेशन ना बना के के की वैल्यू निकालो, जिसको आप 60% वाली इक्वेशन में जब टी निकाले थे वहाँ पे पुट कर देते, तब भी आंसर आया था। पर वो के की वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आती है, इसलिए ये ऑप्शन आसान रहता है सॉल्व करने के लिए, ये ऑप्शन थोड़ा आसान रहता है सॉल्व करने के लिए। चलूँ क्या मैं आगे, मेरे ख्याल से उम्मीद कर रहा हूँ होशियार बच्चे हैं आप लोग, आ ही गया होगा आंसर, देखो बी दिख गया होगा। क्लियर है, चलें आगे, चलो ध्यान से सुनना। अब एक और क्वेश्चन देखो जरा, अब यहाँ पे आगे देखें, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से सुनिएगा। हर टाइप का क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ जहाँ पे तुम लोग फंसोगे। तो इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, सेम कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंजेस कहाँ से कहाँ, 0.1 से 0.025 तक चेंज हो गई, कितने मिनट में, 40 मिनट में। तो एक इक्वेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन A0 बता दी, ए बता दिया, टाइम बता दिया। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.01। जब ए की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.01 है, तब हमें उसकी रेट निकालनी है। अब रेट निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, के पता होना चाहिए, तो वही सॉल्व कर रहे हैं हम। क्लियर है, रेट निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR निकालनी है। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला तो पता है, K इंटू ए, कंसंट्रेशन उसने बता दी इतनी, आपको केवल K निकालना है, केवल K बहुत आसान नहीं है। K निकालने के लिए आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इतनी कंसंट्रेशन से इतनी हो गई 40 मिनट में, चिपकाओ। ये दो थोड़ा सा गलत लिख गया है, मैं लिख देता हूँ उसे करेक्ट करके, ये K आएगा ना, K बराबर 2.333 अपॉन टी लॉग बेस एन A0 अपॉन ए, बता चुका हूँ, कुछ भी जो भी निकालना उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज कर लेना। क्लियर है, तो K निकालना है, तो 2.333, टी कितना 40 मिनट, लॉग इनिशियल कितना 0.1, फाइनल कितना 0.025। इसको मैंने सॉल्व करके K निकाल लिया यहाँ पे, और मेरी K की वैल्यू आ गई इतनी। इसको सॉल्व करा मैंने, कुछ नहीं, वैल्यू 0.1 है, 0.025, इसको सॉल्व किया तो log 100/25, 100/25 क्या हो गया, log 4 की वैल्यू 0.6020, ये सेम कॉपी करता गया, मल्टीप्लाई किया तो K की वैल्यू इतनी आ गई। K की वैल्यू इतनी आ गई तो रेट आपको बताइए, R बराबर क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर के, R बराबर रिएक्शन आपको बता रखे K A की पावर 1, और A उसने मेंशन करके दिया आपको कितना 0.01, क्वेश्चन में मेंशन करके दिया है। K पुट करना, A पुट करना, आंसर आ जाएगा आपके पास, खत्म बात। K रखना है, A की वैल्यू रखनी है, सीधा आंसर निकल गया चुटकियों में, सीधा आंसर, कुछ घुमाना नहीं है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया है। उसने बोला ये वैल्यूज दे रहा हूँ, K निकालो और मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड फॉर्मूलेज, इसका खेल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। पेपर में यही सॉल्व करने में पसीने छूट जाते हैं बच्चों के, थोड़ा कंसेप्ट ध्यान रखोगे तो आसानी से निकल के आ जाएंगे सारे आंसर्स। कोई दिक्कत, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, आया हुए क्वेश्चन से कंपटीशन में, इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा मिनिमाइज करके दिखा दूँ इसे, पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना, चेक कर लो आराम से बच्चों।
क्लियर है? जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से आ ही जाना चाहिए। चले आगे, चलो अब नोट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए मैंने, इंपॉर्टेंट ध्यान से देख लो, ठीक है ना? तो जैसे मैंने टी हाफ बनाया तो इसी टाइप से टी 1/3, टी 2/3, टी 3/4, टी एफ मान लिया, कोई फ्रैक्शन टाइम, कोई भी फ्रैक्शनल टाइम है। क्वेश्चन आते हैं इसीलिए जल्दी जल्दी सॉल्व होने के लिए बता रहा हूँ ट्रिक। क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं है वो टी हाफ के ही पूछ ले, टी 3/4 का, टी 4/3, टी 5/3, XYZ क्वेश्चन जनरली पुटअप करता है इसीलिए। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल समझाया, 3-4, और मैंने एक फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग एक जनरल फॉर्मूला बना दिया। तो इनको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये जनरल फॉर्मूला याद है, ठीक है ना? चले आगे देखो। तो टी हाफ का फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, 2.303/k log 2/10। ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ टी हाफ का। अब इसी तरीके से टी 1/3 का फॉर्मूला निकालते हैं। तो टी बराबर 2.303/k log 10 1/2/3, टी 1/3 का टाइम, तो इनिशियली 1 है तो खत्म कितना हुआ 1/3, बचा कितना 2/3, तो 1/3 टाइम मतलब कितना कंप्लीशन हो गया रिएक्शन का 1/3, तो बच के तो 2/3 ही आएगा, तो 1/2/3। इसको सॉल्व किया तो log 3/2 सॉल्व करेंगे, तो 2.303/k log 3/2। इसी तरीके से log 2/3 खर्च हुआ तो बचा कितना 1/3, तो 2.303/k log 10 1/1/3, तो सॉल्व किया 2.303/k log base 10 है सब log 3, कोई दिक्कत? इसी तरीके से 3/4 का टाइम के लिए हमने टी हाफ निकाला, टी 3/4 निकाला कि जब रिएक्शन 3/4 कंप्लीट हो चुकी है, तो 2.303/k log base 10 1 इनिशियली 1 है, फाइनल कितना खर्च हो गया 3/4 खर्च हो गया, बचा कितना 1/4, तो सॉल्व करेंगे तो 2.303/k log 4। ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो ये फ्रैक्शनल जो टाइम है फर्स्ट ऑर्डर के लिए किस तरीके से निकाला जाता है, तो एक आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, क्लियर है? असल में 2.303/k log base 10 1/1 - f, तो वही तो बोला था 3/4 खर्च हो गया, बचा कितना 1/4, तो 1 में से इस फ्रैक्शन को घटा दे तो इसको पुट करेगा, तो मेरे ख्याल से आप चाहे वो टी 1/2 निकलवाए, चाहे टी 1/3 निकलवाए, चाहे 3/4, चाहे 4/5, चाहे 5/6, कोई भी फ्रैक्शन का टाइम निकलवाए, टी लाइफ टाइम नहीं बोल रहा, कोई भी फ्रैक्शनल टाइम निकलवाए, जरूरी नहीं वो 1/2 ही निकाले, तो 1/2 एक फ्रैक्शनल टाइम है, हाफ लाइफ कह देते हैं। तो कोई भी फ्रैक्शनल टाइम के लिए फर्स्ट ऑर्डर में एक जनरल फॉर्मूला आ गया। फर्स्ट ऑर्डर के केस की बात कर रहा हूँ, लिख दिया स्पेशली मैंने, ये जनरल फॉर्मूला किस में लगाओगे? फर्स्ट ऑर्डर में। मुंह उठा के हर ऑर्डर में मत चिपका देना। तो टी एफ कोई फ्रैक्शनल टाइम 2.303/k log base 10 1/1 - f, तो दिस इज फॉर अ फ्रैक्शनल टाइम। अगर कोई फॉर्मूला जनरल निकालते हैं तो अब चाहे वो हाफ हो, चाहे 1/3 हो, चाहे 2/3 हो, चाहे कोई भी हो, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसीलिए जल्दी सॉल्व करने के लिए बता दिया मैंने आपको। जल्दी सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके मेंशन कर लेना अपनी कॉपीज में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके मेंशन कर लेना। तो फ्रैक्शनल टाइम निकालने के लिए सीधा जनरल फॉर्मूला रख, कोई सा भी आंसर निकाल दे, सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? तो फ्रैक्शनल टाइम निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला बना दिया गया है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए मेंशन करा है। बहुत आते हैं जेई वालों के लिए तो खासकर 3/4, 4/5, इतना टी हाफ टी निकालना हमें, उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो जरूरी थोड़ी टी हाफ ही पूछे आपसे वो। क्लियर है? फ्रैक्शनल के लिए भी वो पूछ सकता है। चलें आगे। क्लियर है? अब मैं कुछ एग्जांपल्स बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जनरली कौन से एग्जांपल देखे जाते हैं। सबसे पहले मैंने नाम ले चुका हूँ, रेडियो एक्टिव डिके। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं केवल नाम बता रहा हूँ कि रेडियो एक्टिव डिके वाली जितनी भी रिएक्शन है वो सब फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती हैं। दूसरा, ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ और उसका डिके होना दोनों, वो भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जनरल एग्जांपल से याद कर लो। तीसरा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एसिडिक मीडियम, कैसे मीडियम में? एसिडिक मीडियम में केन शुगर का इन्वर्जन। बायोमोलिक्यूल्स की बहुत अच्छी वो है इक्वेशन, तो वही है, सुक्रोज लिया, वाटर एक्सेस में लिया, एसिडिक मीडियम में ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसका बच्चों ऑप्टिकल रोटेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। क्लियर है? ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव, तो ये एक्टिव है, तो इसकी ऑप्टिकल रोटेशन प्लस की है, मतलब डी फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? डी, ठीक है ना? तो प्लस 66.5 डिग्री ऑप्टिकल, जब पीपीएल की जो एंगल बदल जाती है इसकी वजह से, वो चीज़ है, ठीक है ना? ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 66.5, डी फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म है। तो ग्लूकोज कितना है? प्लस 52.5, डी फॉर्म हो गई।
ये कितना है -92 डिग्री, तो ये कितनी होगी एल फॉर्म। तो मेरे ख्याल से अगर मैं इधर की ऑप्टिकल रोटेशन देखूं और इधर की नेट ऑप्टिकल रोटेशन देखूं, तो इधर की तो देख प्लस की आ रही है, इन दोनों को अगर आप ऐड भी करोगे तो रिजल्टेंट माइनस की आएगी। क्लियर है? तो इसी वजह से देख इस पूरी रिएक्शन में जब हम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट की साइड में देखते हैं तो ऑप्टिकल रोटेशन अपोजिट मिल रही है, इधर प्लस की मिल रही है और उधर नेट ऑप्टिकल रोटेशन देख लेना उधर माइनस की मिलेगी। तो ऑप्टिकल रोटेशन अपोजिट हो गई, क्या हो गई, बदल गई। तो सिंस डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुक्रोज ग्रेजुअली चेंजेस टू लीवो रोटेटरी मिक्सचर, देख नेट जो है मिक्सचर डी फॉर्म कम है एल फॉर्म ज्यादा है, तो नेट जो मिक्सचर की रोटेशन होगी वो एल होगी। तो वही लिखा है सिंस डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुक्रोज ग्रेजुअली चेंजेस टू लीवो रोटेटरी मिक्सचर दस द रिएक्शन इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इसीलिए इस रिएक्शन को इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोला जाता है, क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन बदल जाती है डेक्स्ट्रो से लीवो में। क्लियर है? तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरीके से एक और रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ध्यान रखना एसिडिक कंडीशन में जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, बेसिक कंडीशन में भी होती है पर यहाँ पे मैं केवल एसिडिक की बात कर रहा हूँ। तो एसिडिक कंडीशन में किसी एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वो भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो एसिड और एक अल्कोहल दो बन जाएंगे। इसी तरीके से डिसोसिएशन ऑफ N2O5 ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 2N2O5 से 4NO2 और O2 बने। इसी तरीके से डिसोसिएशन ऑफ H2O2 ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रटनी है सारी चीजें, एग्जाम्पल्स यही छपे आएंगे, गारंटी है। रट लो, रट जाओ, कितना रट सकते हो उतना रट जाओ, ठीक है ना। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, डिसोसिएशन ऑफ N2O5, डिसोसिएशन ऑफ H2O2, यही एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं बेसिक से। क्लियर है? ये क्लियर है? ये दोनों होंगे, मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर होंगी। चलें आगे, एक और देखो एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। NH4NO3 को N2O और H2O बनाते हैं, ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरीके से डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्रेट भी फर्स्ट ऑर्डर है, अमोनियम नाइट्राइट की भी डिकम्पोजिशन एक फर्स्ट ऑर्डर है। इसमें N2O बनता है, इसमें नाइट्रोजन बनती है, खत्म बात। क्लियर है? तो ये 8 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। ये 8 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। सारे के सारे रटे हुए होने चाहिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले जल्दी जल्दी से। मैं गिनना हूँ, 1 2 3 ले लिया होगा, चलो इसका लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, काउंटिंग करनी पड़ेगी, जल्दी से ले लो खुद ही, नीचे तक आ गया होगा पूरा। चलो आगे, इसका भी ले लो। क्लियर है? चलो क्या मैं आगे, चलो अब ये तो आपका कंप्लीट हो गया। वैसे मेजर पार्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म हो गया पूरा लगभग। अब कुछ क्वेश्चन आए हुए थे तो मैंने उनको नोट की फॉर्म में बता दिया। एक बार क्वेश्चन आया था बच्चों, उसने बोला था फर्स्ट ऑर्डर का 75% जो टाइम है, मतलब 75% कंप्लीशन में जो टाइम लगता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, वो असल में 50% जो कंप्लीट होने में रिएक्शन का टाइम है उसका डबल है। 75% रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रही है तो जो वो टाइम होगा वो किसके बराबर होगा? 2 इंटू उसकी 50% कंप्लीशन में जो टाइम लगता है, जस्ट डबल टाइम ऑफ टी हाफ। क्लियर है? तो 75% टाइम जितना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वो असल में हाफ लाइफ का जस्ट डबल होता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आया था, क्या 99.9% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट करने में जो टाइम है वो असल में टी हाफ का 10 गुना टाइम होता है, टी हाफ का 10 टाइम्स टाइम लगेगा। तो ये बातें मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ एक क्वेश्चन से। आपको क्वेश्चन आ चुका है, प्रूव आपको पता होना चाहिए कि कैसे है। तो टी 75% के कितने टाइम से टी हाफ के डबल है। तो एक मैं इक्वेशन बनाऊंगा टी 75% के लिए, एक इक्वेशन बनाऊंगा टी 50% के लिए, फिर उन दोनों में रिलेशन देखूं, उन दोनों का अगर रेशियो 2 आ रहा होगा तो सही बात है, क्योंकि असल में ये क्या है, टी 75% अपॉन टी 50% कितने के बराबर आना चाहिए? 2 के बराबर। तो मैं 2 इक्वेशन बना देता हूँ, एक 75% के लिए, एक क्या टी 50% के लिए। तो टी 2.33 अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए। तो पहली कंडीशन 75% कंप्लीशन, इनिशियल मतलब कितना 100 और फाइनल बचा हुआ 25 चिपका यहाँ पे। तो इस टी को मैं टी 75% लिख रहा हूँ, ये ऐसी कॉपी कर लिया, लॉग बेस 10 ए नॉट कितना 100 बचा हुआ कितना 25। क्लियर है? जब मैंने इसे सॉल्व किया तो 25 4 टाइम्स किया तो 2 की पावर 2, जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये कितना आ रहा है टी 75% बराबर 2.303 अपॉन के इंटू 2 log 2। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को रेशियो चेक करना है, बस क्या कर दिया 2 log
2 बेस 10 है, खत्म। मैंने इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब मैंने एक और इक्वेशन बनाई 50% कंप्लीशन के लिए। टी को कितना लिखे, टी 50%, ये सेम कॉपी लॉग बेस 10, ए नॉट कितना 100, ए कितना 50। ये थोड़ा गड़बड़ है, ये काट देना, ये कितना है 50, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे चिपकाया, तो फॉर्मूला बनाया, ये कितना log 2 बचा, तो t 50% 2.33 अपॉन के log 2 बेस 10। तो इक्वेशन फर्स्ट दिख गई, इक्वेशन सेकंड, डिवाइड मारो जरा, यहीं पे देख के डिवाइड मारो। देखो इससे ये गया, क्लियर है, हाँ या ना। log बेस 10 से ये पूरा 2 log 2, ये भी log 2, खत्म। बचा क्या ऊपर 2, इधर क्या बचा 1। तो इन शॉर्ट t 75% अपॉन t 50% बराबर 2 आ गया। तो t 75% अपॉन t 50% कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया बच्चों। कितना आ गया, 2 के बराबर। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चलो क्या मैं आ गया। तो t 75% होने में टाइम जो लगा इक्वेशन बना दी, t 50% में जो भी काम हुआ उसकी इक्वेशन बना दी। ध्यान से देख लो, 75% कंप्लीट है मतलब इनिशियल 100 है तो फाइनल 25 होगा, क्लियर है। 50% कंप्लीट है तो इनिशियल 100 है, फाइनल 50 होगा, ना कि 500। चेक कर लेना, 50 होगा। इसको मैं कट ही कर देता हूँ, 1 सेकंड रुके ना, ठीक है ना, ठीक है। तो वो कट कर दिया, मान लो ना यार, 50 होगा, ये 500 नहीं होगा, 50 होगा, 50 होगा, 50। ए नॉट कितना 100, ए बराबर 50 बचा हुआ। तो इसके लिए इक्वेशन जब मैंने ड्राइव करी तो मेरी ये आ गई। जब 50% के लिए इक्वेशन ड्राइव करी तो ये आ गई। जब इन दोनों का रेशियो निकाला तो 2 आ रहा था। तो वही तो मुझे प्रूफ करना था। इक्वेशन कैसे बनानी है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। log 4 को log 2 की पावर 2 लिख देते हैं अपन। चले आगे, चले आगे। तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत। तो t 75% को हम जनरली कभी कभी ऑप्शन में 75% ना लिख के वो t 3/4 और t 1/2 भी लिख सकता है। ये मत कहना सर आपने बताया नहीं। तो t 75% को वो कभी कभी t 3/4 लिख देगा और t 50 को t 1/2 भी लिख सकता है। फिर ये मत कहना सर बताया नहीं, खत्म बात। एक दूसरी इक्वेशन 99% वाली वो और देख लो। तो इसमें भी दो इक्वेशन बनाएंगे, एक 99% के लिए, एक 50% के लिए। सॉल्व करते हैं। तो पहले 99% कंप्लीट होना है। ए नॉट कितना 100, 99.9% कंप्लीट हुआ तो बचा कितना 0.1। तो पुट करो t बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10 ए नॉट अपॉन ए नॉट कितना 100, ए कितना 0.1। चिपकाओ। तो t 99%, t 99%। इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0। तो इसको हम 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। सॉल्व करोगे तो 3 log 10 बेस 10। तो ये बन गया। तो t 99% 2.303 अपॉन के कॉपी किया। इसको सॉल्व करूंगा तो 3 log बेस 10 10 मतलब log 10 बेस 10। क्लियर है। तो ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान ली, क्लियर है। अब मैं 50% सॉल्व कर रहा हूँ तो 100 और ये 50, ये 500 फिर लिख गया है। इसको भी आप कट कर देना, क्लियर है। मैं कट ही कर देता हूँ, ये भी हटा दे, ठीक है। तो इसको 50 कर लेना, 500 नहीं है, 50 कर लेना बच्चों। तो 50% कंप्लीट। ए नॉट कितना 100, ए कितना 50। कोई दिक्कत। तो इसमें वैल्यू पुट करिए, टी बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10 ए नॉट अपॉन ए। चिपकाओ टी 50%, ये कॉपी, log बेस 10 कॉपी, ऊपर ए नॉट कितना 100, ए कितना 50। चिपकाओ, सॉल्व करें। इसको कितना आ गया, कितना आ गया, डिवाइड करो। 2 आ गया कि नहीं आ गया ये। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो भाई। 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो कैंसिल आउट करो, 2 टाइम्स कैंसिल आउट, क्लियर है। तो इसको सॉल्व किया तो t 50% बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10 log 2 बेस 10। तो इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। डिवाइड कर, ये 99% अपॉन t 50%। चिपकाओ। तो अभी यहीं पे कैंसिल आउट करके दिखा दूं, चलो दिखा देता हूँ यहीं पे कैंसिल आउट करके। ध्यान से देखना क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, वो हटा देता हूँ मैं, है ना। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। और कुछ कैंसिल आउट होगा, मेरे को तो नहीं दिख रहा कुछ और कैंसिल आउट होता हुआ। वैसे दिख गया, log 10 बेस 10 वैल्यू 1 होती है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्लियर है। log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कोई टेंशन नहीं। तो ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या बचा log 2 बेस 10, और ये t 99% और ये t 50%। तो जरा नीचे देखिए, तो 3 अपॉन log 2 बेस 10, क्लियर है। वैल्यू पुट कर दूं, log 2 की वैल्यू 0.3010 और ऊपर 3। तो मेरे ख्याल से अगर आप 3 अपॉन 0.3 करोगे तो कितना आंसर आएगा, 10 ही तो आएगा, अप्रोक्सीमेट 10 आएगा। इसके केस में 10 यार कौन ही पूछ रहा है इसे, बहुत ही ना के बराबर है। तो अप्रोक्सीमेट 10 आएगा।
तो T 99% अपॉन T 50% का रेशियो कितना अप्रॉक्स 10 आ रहा है। तो इसीलिए 99% अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होती है तो वो असल में उसका जो टाइम पीरियड है वो T हाफ लाइफ का 10 गुना होगा। तो ये भी बात प्रूव हो गई। तो ये क्वेश्चन आए थे बच्चों, इसीलिए मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आए थे इसीलिए दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखना इसे। क्लियर है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखिएगा। क्लियर है? हाँ या ना? मेरे ख्याल से यहाँ से समझ में आ गई होगी बात। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात और कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से ये सारे भी एग्जाम्पल्स ऐसे ही हैं, आप लोग खुद सॉल्व करके ट्राई करना। मैंने तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट दे दिए हैं, जैसे मैंने 99% और T 50% प्रूव कर दिया और T 75% और T 50% प्रूव कर दिया। इसी तरीके से कुछ सैंपल और हैं, आप इन्हें खुद ट्राई करके देखें। जैसे कि T 25% T 50% से 0.145 टाइम्स होता है। क्लियर है? मल्टीप्लाई करा तो T हाफ ऐसे। पहला ये आपको ट्राई करना है, ये बताया नहीं मैंने। T 75% T 50% का डबल होता है, ये मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड वाला एक हाईलाइट मार्क कर लेना, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। सेकंड वाला ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तीसरा ये भी आपको सॉल्व करना है। T 87.5% कितना 50% का 3 टाइम्स होता है, ये भी तुम्हें सॉल्व करके प्रूव करना है। जैसे मैंने किया वैसे ही आप करो। T 99% ये भी मैंने सॉल्व कर दिया है, 10 टाइम्स होता है T 50% के। तो ये दोनों तो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, सॉरी सेकंड वाला और फोर्थ वाला। आपको फर्स्ट और थर्ड खुद ट्राई करने हैं। इसमें जो रेशियो निकल के आएगा वो इतना आएगा, इसमें जो रेशियो निकल के आएगा वो 3 आएगा। इतना आप मेरे ख्याल से उम्मीद रख रहा हूँ आप लोगों से ट्राई कर पाएंगे, क्योंकि तरीका मैंने बता दिया, सॉल्व आपको करना है। एक एक क्वेश्चन इसमें 87.5% की बनाना, एक एक क्वेश्चन 50% की बनाना, डिवाइड करना। अगर 3 आ रहा हो तो कंफर्म है। ऐसे ही इसमें ये 25% की बनाना, 50% की बनाना, डिवाइड करना। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, क्लियर है। नहीं आ रहा तो कुछ और गड़बड़ होगी, वैसे तो आएगा, गारंटी है। मैं प्रूव कर चुका हूँ, सॉल्व कर चुका हूँ, आप भी ट्राई करके देखें। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पूरी काइनेटिक्स खत्म। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कंप्लीट होता है। जैसे कि इससे पिछले सेशन में मैंने 0 ऑर्डर कंप्लीट किया था, इस सेशन में मैंने आपका पूरा कंप्लीट कर दिया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोले आप। क्लियर है? हाँ या ना? तो अगले सेशन में बच्चों मैं बात करूंगा किसकी? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की। क्लियर है? अगले सेशन में बात करेंगे अपन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की, वो भी बहुत अच्छा है। बट आपके जो केमिकल काइनेटिक्स में इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है। इस पे से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं इस पे से। क्लियर है? हाँ या ना? अच्छा, एक बात और, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो बच्चों, मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, पूरा जितना भी था मेरे पास वो मैंने सब इसमें मिक्स कर दिया आपके लिए। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो सारी चीज़ें, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लियर है? और हाँ, अगर किसी आपके फ्रेंड को ज़रूरत है पढ़ने की, कोई चाहता है जैसे कोई बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको प्लीज़ सब बच्चों से रिक्वेस्ट है उनको रिकमेंड करना, उनको बताना भाई कि अगर आप ये वीडियो सुनेंगे तो समझ में आने लगेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है तभी करिए। क्लियर है? हाँ या ना? तो बच्चों अगले सेशन में मिलता हूँ मैं आपके साथ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के साथ। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।